सात भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध सात भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी में भी सुनने को आता है, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद है, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुरपुर गांव नामक में बिंदु टोगरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। सात भाई और एक बहन की कहानी। एक राजा के 7 बेटे और एक छोटी बेटी थी, जो वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े भाई राजकुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए। लेकिन उस जमाने में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से जुड़ा हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते थे। सातों राजकुमारों की बहन अकेली घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती। जंगल में सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती है। इस दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून से लथ जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े पे पोंछूंगी तो भाभी खून लगा देखकर महावरी समझकर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छत्ता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून को लगे साग से सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी के लिए पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह पकाती हूँ वैसे ही पकाया है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाइयों और भाभी ने उससे उस दिन के खाने बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगा।
सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने के लिए राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर सभी भाइयों के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना के लिए वे कितना लालची बन गए। इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि जिस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं। वहाँ पूरे से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। केंद्र में वृक्ष के साथ में बांस का बुद्दा, फिर भाई केंद्र में वृक्ष पर बने मचान में कुछ दूरी पर स्थित छोटे पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई और अपने तीर को चट्टान के से धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई, जो अपने सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 राजकुमारों में सबसे निपुण था। चट्टान में धार किए हुए तीरों के निशान राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो वह बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटा राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो तो 7 टुकड़ों में दी है, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाऊंगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है
और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जैसे ही आंसू धरती पर गिरने लगते हैं वह अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है। तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी से रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी को वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़ों होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आया है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस कैसे जाऊंगा। और राजकुमार वहीं बैठकर बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना दाढ़ी के मेंढक, केकड़ों और मछली को सुना वे देख रहे थे। वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें आप बीती का विस्तार से बताते हैं। बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना दाढ़ी के मेंढक, केकड़ों और मछली को सुना वे देख रहे थे। वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें आप बीती का विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक वहाँ घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने के लिए परोसा गया तो बड़े भाई से छिपाकर वह मांस को दीमक के टिल्ले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ एक बांस का बुद्दा गाड़ देता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बासुंदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुद्धा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से वाद्य यंत्र बनाए जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज निकलती है कि ना काट काट रे जोगी, ई तो लाया भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काटता है कि इस बांस की आवाज़ इतनी सुंदर है, यदि वाद्य यंत्र बनाएंगे तो कितनी मधुर आवाज़ निकलेगी। और जोगी इस बांस को काट लेता है और उस वाद्य यंत्र से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी जाकर उसे बजाता है, इससे उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से वाद्य यंत्र को बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार वाद्य यंत्र का मीठा सुरीला स्वर कर्कश से हो जाता है और जब भी जोगी उस नया धुन बजाने की कोशिश करता है
बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मारे दुश्मन के घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज रे ना बाज केंद्रा, ई तो लागे मोरे दुश्मन कर घर बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट झपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर में आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोरे छोटे भाई कर घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे मेहमान से नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। जब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतनी सुंदर सजावट नहीं की। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता करने जाते हैं। किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहे हैं, बोलकर निकलते हैं और छिपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़ा हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलती है और कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, बल्कि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे को साफ सफाई से का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबेनी नामक पूजा स्थान है, वहीं सरोटी साग को चढ़ाया जाता है।